हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करने वाले हैं इस लर्निंग वीडियो में लॉरस लैब एनालिसिस के ऊपर। सीखेंगे कि लॉरस लैब के एनालिसिस हमें क्या क्या डिटेल मिलेगी और क्या क्या नई जानकारी हमें मिल सकती है और हम क्या सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, दिस चैनल इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट चैनल और इस चैनल पर बताई गई हर एक इन्फॉर्मेशन आपकी लर्निंग और नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे किसी टाइप की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं मिलती है और ना ही किसी टाइप की स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की गारंटी होती है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चलते हैं लॉरस लैब के ऊपर और लर्निंग के लिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। लॉरस लैब को जैसे हम देखेंगे तो पता चलेगा, यहां पर लॉरस लैब ने 2021 में जो प्राइस टच किए थे आफ्टर 4 years एंड आफ्टर 61% फॉल अगेन बैक टू द सेम एरिया, ऐसा हमें दिख रहा है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके बिजनेस में ऐसा क्या चीज हो रही है जिससे हम नई जानकारी ले सके और नई चीजें सीख सके। सबसे पहले लुक एट दिस इज द फंडामेंटल डाटा जो हमें जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले लॉरस लैब के फंडामेंटल्स को समझिए। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे। लुक एट दिस, यहां पर ये एक फार्मा कंपनी है, ये तो हमें पता है कि फार्मा स्टॉक है। अब ये कंपनी मोमेंटम में क्यों है, जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, लुक एट द पी रेशियो दैट इज मोर देन 100 से ऊपर है बट फिर भी मोमेंटम में है। देखो, इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, सीडीएमओ थीम, एपीआई थीम और ये जो फार्मा की जो थीम है उसमें मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ग्रोथ है। सो वो एडवांस में हाई पी वैल्यूएशन देके चलता है क्योंकि उसको उम्मीद है कि जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो पी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा मार्केट को उम्मीद है। अब सबसे पहले देखो, मार्केट कैप है लगभग 38,000 करोड़ की और आज से 4 साल पहले यही मार्केट कैप थी। ये ध्यान में रखिएगा, डू नॉट बी ओवर एक्साइटेड कि हाँ यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। 4 साल पहले वाली चीज है और अगर आप उन चीजों को बर्दाश्त जो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं ना, 4 साल पहले का भाव, फिर 60% डाउन साइड, फिर अगेन वो, सो दे आर ट्रू इन्वेस्टर। और उनके अंदर वो पेशेंस और वो चीज होती है, तभी होती है जब उनके पास कैपिटल बड़ी हो और होल्ड करने की कैपेसिटी हो। अगर नहीं है तो फिर उनको ट्रेंड फॉलो करना होता है। आगे समझिए, आरओसी एंड आरओई इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द पी। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं नजर आती है। प्रमोटर की होल्डिंग कम है लेकिन ठीक है, कह सकते हैं, हमें पता चला इंफॉर्मेशन। डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पे 0.62 का, जो हमें पता होना चाहिए। अनप्लेज है, दैट इज गुड। 26.9% तक होल्डिंग जो है वो अनप्लेज है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, देखो 100% के लगभग की प्रॉफिट ग्रोथ है। सो दैट्स द रीजन कि ऐसे वैल्यूएशन मिल रहे हैं। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, 6.8 के आसपास। पीजी रेशियो 26 के आसपास है, तो भैया एक्सपेंसिव दिखाता है ये तो यहाँ पर। आगे देखिए, अगर हम आगे चले और पहले आप ईपीएस को भी नोट करिए, सिर्फ 6 रुपए का ईपीएस है, 6.64 और प्राइस है 700 के आसपास। अब आइए यहाँ पर, अब इसके डिटेल फंडामेंटल में जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा रहा हूँ चीजें ताकि आपके काम में और आपकी लर्निंग में हेल्प हो। पी रेशियो एवरेज जो है दैट इज 34, ओके। 34 इज द एवरेज पी रेशियो ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब लास्ट 3 ईयर का एवरेज पी 60 एंड लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो इट इज 164। समझ में आ रहा है कुछ? तो इस टाइप से इसकी सिचुएशंस रही है। आगे चलिए, यहां पर जरा एक बार देखिए, इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है, दैट इज 32.7 और आपका पी रेशियो चल रहा है 118। तो आप खुद सोचिए कि चीजें किस तरीके से हैं। लेकिन हाँ, बहुत सी और भी चीजें देखनी है, हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो फार्मा के अंदर बहुत सी और चीजें भी देखनी होती है क्योंकि कंपनी ग्रोथ के ऊपर मार्केट पहले से कुछ ना कुछ करके चलता है। 700 इज द प्राइस एंड इफ यू चेक द इंट्रिंसिक वैल्यू दैट इज 148 रुपीज ऑलमोस्ट। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि आइडिया लग जाए। आगे समझिए इसको। यहां पर अगर आप देखते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। मार्च 2022 में सेल्स थी 1400 करोड़, प्रॉफिट्स थे, नेट प्रॉफिट 232 करोड़, मार्जिन 28% थे। उसके बाद में मार्च 22 के बाद में मार्च 23 में क्या हुआ भाई, सेल टूटी, मार्जिन भी टूटे और उसके बाद प्रॉफिट तो टूटना ही था। मार्च 24 में क्या हुआ, सेल थोड़ी सी बढ़ के आई, मार्जिन यहां से और कम हुए और प्रॉफिट तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। यहां पर आइए मार्च 25 में, नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट। अब इसको समझिए, 1720 करोड़ की सेल हुई है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और मार्जिन्स खाली अभी से इंप्रूव नहीं हुए, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिछले 9 क्वार्टर में सबसे बेस्ट मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वो आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। मार्केट उसी को लेकर हर चीज को फैक्टर इन करने की कोशिश करता है। 24% इज द मार्जिन ओपीएम, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। ऑल्सो लुक एट द अदर इनकम। अदर इनकम पहले कुछ नहीं थी, दैट इज 59 CR। ये भी हमें ध्यान रखना होगा, इसका भी बहुत एक मेजर पार्ट यहाँ पे बना है। लुक एट द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, 312 करोड़।
इसी को मार्च 24 से कंपेयर करिए, 107 करोड़। पिछले कई क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास तो गया ही नहीं था, मार्च में ही था लास्ट, और उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो अच्छा प्रॉफिट जो है वो यही वाला माना जाएगा, 312 करोड़ का। उससे पहले 312 करोड़ का कोई प्रॉफिट नहीं था, 328 करोड़ का आया था सितंबर 2022 में। तो सितंबर 22 के बाद में पहली बार 300 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 232, 252, 233, ये कब का है? 2022 के क्वार्टर्स के। उसके बाद में पहली बार 233 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है। दैट मीन्स ये नेट प्रॉफिट 230 सितंबर 22 के बाद में मार्च 25 में ये निकल के आया है। तो आफ्टर 2.5 और 3 ईयर्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट हर चीज को पहले फैक्टर इन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन है वो देता है। 4 का ईपीएस एक क्वार्टर में मिला है। अगर इसी को हम फॉरवर्डेड करने की कोशिश करें तो फॉरवर्डेड ईपीएस मेरे पास आता है, अगर मैं इसको लूं तो आफ्टर 12 मंथ का लगभग 18 के आसपास, 17 से 18 का। तो 17 से 18 का अगर हमारे पास ईपीएस आता है तो पी रेशियो बहुत कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। मार्केट उसकी वैल्यूएशन को काउंट करता है। 17-18 कैसे हुआ समझो, 4.33 का मैंने माना कि इस क्वार्टर में आया है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो कि हम फॉरवर्डेड ईपीएस निकाल रहे हैं 12 मंथ का, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो यहाँ पे हो गए 4 चौक 16 और प्लस कर दो, इसको मैंने 2 काउंट कर लिया तो लगभग आ गए 18 के आसपास, 17 से 18 के आसपास का। ओके, तो 17 से 18 का अगर ईपीएस है तो अगर 6 के ईपीएस पे हमारे 118 की पी है 6.64 पे। ओके, तो अगर हम 18 की पी कर देंगे तो वहां पे वैल्यूएशन आप देखेंगे 18 का अगर ईपीएस कर देंगे तो यहां पे हमारी पी रेशियो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर हुआ? तो दिस इज द कैलकुलेशन जो ऐसे काम करती है। आगे समझिए इसको, ये फॉरवर्डेड होती है कैलकुलेशंस। देखिए ये सारी चीजों की अगर मैं आपको चीजें सिखाऊं ना तो सीरियसली इसको देखा करो, क्योंकि काफी नॉलेजफुल कंटेंट है, बहुत मजा आता है इनको सीखने में। आगे समझिए इसको, यहां पर देखना मार्च 2021 और 20 इसमें एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके बाद देखो ये जो ग्रोथ थी सेल की ग्रोथ, ये बहुत बढ़िया ग्रोथ थी। उसके बाद ऐसी सेल ग्रोथ आई नहीं, देखो कोई इतनी तगड़ी सेल ग्रोथ नहीं आई। अगर हम मार्च 25 का भी डाटा देखेंगे तो 5500 करोड़ की सेल हुई है और यहां पर मार्जिन 19% एवरेज रहे हैं पूरे ईयर के। अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाए 358 करोड़ का है, जो कि मार्च 2021 के प्रॉफिट से तो बहुत कम है। अब बहुत लोग सोचते हैं ना कि वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलते, क्योंकि मार्केट बहुत आगे की चीजें देखता है, तो वो आगे की चीज देख चुका है। देखो जिस 18 की पी की मैं बात कर रहा था वो यहां पर आई थी, समझ आ रहा है? तो मार्केट उसी को एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये आती है तो क्या होगा, स्टॉक में मोमेंटम उसी को लेकर आता है। और प्लस मैं फिर आपको कह रहा हूं सीडीएमओ और एपीआईज और फॉर्मुलेशन जो है फार्मा के, उनके अंदर ग्रोथ नजर आती है। मार्केट उनकी फैक्टर जो है वो पहले ही प्राइस में करने की कोशिश करता है। तो ये रीजन होते हैं किसी भी कंपनी के मूवमेंट के, और स्पेशली रीजन है ये इस कंपनी के मूवमेंट के फार्मा में भी। ओके, आगे चलिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। ग्रोथ को देखिएगा जरा, यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 15 के लगभग की रही है। अगर 3 साल 5 साल 10 साल का देखें, प्रॉफिट ग्रोथ इज नॉट दैट गुड। अगर आप ध्यान से देखें 5 साल 3 साल में ट्रेलिंग 12 मंथ में अच्छी आ गई और 10 साल की 17% के लगभग, मतलब लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी आई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 5 साल के अभी भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये नीचे से काउंट हो रहे हैं। 3 साल के अच्छे नहीं आ रहे हैं, 15% ही आएंगे, क्योंकि अभी तक वो नीचे से काउंट नहीं होंगे, वो 3 साल का पीरियड जो वहां से काउंट हो रहे हैं। 1 साल के काफी अच्छे नजर आएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग आप कह सकते हैं कि 5 साल के पीरियड के अंदर मोर देन 15% रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने पोस्ट किया है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। आगे चलिए इसको समझने की कोशिश करिएगा। नाउ बैलेंस शीट के पॉइंट पे आइए। बैलेंस शीट पे जरा एक चीज ध्यान से देखिए, मैं एक बार बोरोइंग्स पे क्लिक करता हूं। लुक एट दिस, यहाँ पे बोरोइंग्स। सो अगर आप देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपको दोनों नजर आ जाएगी। कोई इतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन यस शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अब वो किस रिक्वायरमेंट की वजह से, उसके लिए मैं बैलेंस शीट का नोट पढ़ना पड़ेगा, काफी लंबा हो जाएगा। बट यस यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन सफिशिएंट मिल गई है कि यस ये इतनी लगभग की बोरोइंग्स हमारे पास है और ये 0.6% के आसपास है, 0.6 के आसपास हो जाती है रेशियो में, अगर हम कंपेयर करें हमारी डेट और इक्विटी को। यहां पर चलते हैं, इसको देखिएगा जरा, ये इंटरेस्टिंग डाटा है प्रोमोटर होल्डिंग का या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न का। इसको जरा समझने की कोशिश करिए। प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार अच्छी करे हुए थे, बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग जो बेची थी, ये देखिए यहां से यहां तक, सितंबर 23 से दिसंबर 23 के बीच में बहुत छोटी सी होल्डिंग भी की। उसके बाद में सितंबर 24 से दिसंबर 24 के बीच में होल्डिंग बढ़ी और वो अभी तक कंसिस्टेंट है 27.62%। अगर हम इसको देखते हैं एफआईआईज के साथ कंपेयर करके, तो एफआईआईज अपनी होल्डिंग जो है सितंबर के बाद में बेचते जा रहे हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करे, लेकिन कुछ ड्रॉप कर रहे हैं। डीआईआईज को भी अगर देखा जाए तो पिछले कई क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग को वो बेचते जा रहे हैं, ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अब आइए जरा पब्लिक की तरफ। पब्लिक में देखेंगे होल्डिंग तो बड़ी है, होल्डिंग यहां पे इंक्रीज हो रही है, बट
इसको नोट करिए जरा, यहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए, एक टाइम पे 4,17,000, 18,000, 23,000 तक चले गए थे। देखो ये नोट करने वाली चीज है। आओ यहां पर देखो, 4,23,000 शेयर होल्डर चले गए थे दिसंबर 22 में। जब ये अपने टॉप पे जाता है या टॉप से 10-20% करेक्ट होता है, सबको लगता है ना कि ये चलने वाला है, हम इस पे ही दाव लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वहां पे आपके लेवल्स क्लियर होने चाहिए, और जिनके लेवल्स क्लियर थे वो निकले होंगे और धीरे धीरे निकले होंगे। फिर देखो ये 4,23,000 लोग जब इसके टॉप पे थे, आज वही कितने हैं, 2,92,000। तो उनका क्या हुआ है, या तो लॉस बुक हुआ होगा या फिर कुछ और ही हुआ है, अपनी कॉस्ट पे निकले होंगे। तो ये सिचुएशन है, यानी 4,23,000 लोगों से सीधा 2,92,000 लोग हैं वो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर घट रहे हैं, पब्लिक होल्डिंग भले ही बढ़ रही हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। आइए एक बार टेक्निकल रिव्यू करते हैं, टेक्निकल चार्ट पे समझने की कोशिश करिएगा, फिर एक बार और मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको ध्यान से नोट करना। नो, दिस इज द डेली चार्ट। इफ यू लुक एट दिस, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो आफ्टर फॉल, और फॉल के बाद में एक बेस बिल्डिंग के बाद में ब्रेकआउट्स, और ब्रेकआउट्स के बाद में यहाँ पे एक रनअप जो है वो हमें देखने को मिला है। ये पास्ट डाटा हमें बताता है। करंट सिचुएशन को देखा जाए तो द ट्रेंड इज बुलिश, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल ट्रेंड बुलिश है डेली चार्ट पे। आइए वीकली कन्वर्ट करके देखते हैं, ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए। तो वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड अच्छा नजर आता है। वीकली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट बेस जोन भी बनाया हुआ है, दैट इज अराउंड दिस पॉइंट 520। ये एक बहुत अच्छा बेस बना है, इसको हम बेस कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है जिससे हमारी लर्निंग में काम आ सकता है। ऐसे ही एक और बेस बना हुआ है जो पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट एक्ट कर सकता है नियर 600 और 605। तो ये भी हमें नोट करना होगा हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए। ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड बुलिश है, ये हमें पता चलता है, ट्रेंड इज अप ट्रेंड। ओके, आगे चलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे। नो, मंथली ट्रेंड क्या है, सो मंथली ट्रेंड में भी चीजें हमें समझनी है कि आफ्टर 40-60% फॉल, ये देखिए अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू है, और इस मंथ का लो भी लगभग 600 के आसपास है। तो ये एक वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट एरिया है, डेली पे भी सपोर्ट एरिया और मंथली पे भी सपोर्ट एरिया। सो दिस कुड बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉइंट, जिसका हम ध्यान रख सकते हैं कि यस, ये एक हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग में हेल्प करेगा। इस लेवल को हमें अपनी लाइन मार्क करके रखनी चाहिए। ओके, ये क्लियर हुआ हमारा कि ट्रेंड तीनों कैसे हैं। ठीक है, अब एक बार वापस डेली पे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर सॉरी, डेली पे नहीं, वीकली पे चलते हैं, पिक्चर बहुत अच्छे से दिखेगी। नाउ अब ये क्या कर रहा है, अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रहा है, जो कि 700 से 720 के आसपास का है। ओके, दिस इज एन रेजिस्टेंस जोन। ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। ओके, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाता है, रुकता है, सस्टेन करता है, तो क्या मोमेंटम एक्सेलरेट होगा भाई, टेक्निकल में ऐसा माना जाता है कि होता है, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा ही माना जाता है, बट उसके लिए नीचे के सपोर्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए हमारे सामने। ये चार्ट की एक बार आप फोटो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक बार व्हाइट स्क्रीन पे मैं कुछ बताता हूं, उसको भी नोट करिएगा। ये चार्ट का एक बार पिक्चर आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि हमारा डिस्कशन क्या हो सकता है। आइए एक बार चलते हैं यहां पर, इसको जरा नोट करिएगा, ये वाला। अब एक चीज समझिए, हम लोग एक काम करते हैं, एक इमेजिनरी चार्ट, ओके, ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब समझिए, कोई कंपनी है, उसने इस तरीके से अपना हाइज बनाए और वहाँ से वो नीचे गई, नीचे जाने के बाद उसने एक ऐसा ट्रेंड बनाया, ट्रेंड बना के वो अब ऐसा है। ओके, सो दैट्स द पिक्चर, एक कंपनी है ऐसा। इसको ध्यान रखिएगा, कोई भी चार्ट फॉर्मेशन ऐसी होती है, तो मेरी एक बात नोट करिए, कोई भी अच्छी कंपनी जो अपने हाई से 40 से 60% टूटती है, उसके बाद में वहाँ पे हम लोग इसके लिए ध्यान रख सकते हैं। मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जो उसके बाद में कोई भी अच्छी कंपनी होती है, वो अगर 40-60% टूट जाती है, तो बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि चलो इसको एक्यूमुलेट किया जाए। तो बहुत से लोग इस टाइप के चार्ट मिलते हैं, तो उसमें एक्यूमुलेशन की तरफ ध्यान देते हैं। ये एक काल्पनिक चार्ट है, किसी कंपनी का चार्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। 40, अब एक्यूमुलेशन कैसे होता है भाई, हर 15% की गिरावट पे वो एक्यूमुलेशन करते हैं हर 15% पे। इसके बाद में मानो यहाँ पर कोई कंपनी है, उसका 100 रुपये का प्राइस है, ठीक है, वो यहाँ पर आ गई, सपोज करिए 55 पे आ गई। ओके, 55 के आसपास आ गई, तो 55 मतलब 45% करेक्ट हो गई। उसके बाद में उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट डाली, यहाँ से 15% टूटा, दूसरी डाली, समझ आया, यहाँ से और टूटा, तीसरी डाली, ऐसे 2-3 पार्ट में डिवाइड रखते हैं। और उसके बाद वो वेट करते हैं। वेट करने पे आपको पता चलेगा 1 और 2 ईयर्स में वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स से अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। बड़े प्लेयर्स मतलब सो कॉल्ड बड़े प्लेयर्स, उनसे अच्छे रिटर्न्स वो निकाल सकते हैं अपने छोटे अमाउंट पे, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है। तो एक तो ये स्ट्रेटेजी होती है हमारे सामने। क्या ये स्ट्रेटेजी अभी की डेट में अप्लाई हो सकती है? अभी की डेट में तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप वहां आ चुके हो, यानी कि हमारे पास अब ये ऑप्शन तो क्लोज हो जाता है अगर हम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखें, इस पैटर्न पे। ये एक काल्पनिक पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग। अब आइए जरा एक बार बात करते हैं
अब ऐसा कुछ हो रहा है कि एक लंबे ब्रेकआउट की तरफ आप आ रहे हो, तो हम मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने एक्यूमुलेट कर रखा है वो क्या कर रहे होंगे, जिनके पास ऑलरेडी एक्यूमुलेट होता है वो तो इस टाइप के चार्ट पैटर्न पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो पार्शियल करेंगे ही करेंगे, रिमेनिंग को वो राइड करेंगे विद द TSL। उनके पास TSL होता है रिमेनिंग को राइड करने के लिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी के पास है नहीं कोई फ्रेश यहाँ पे मोमेंटम या स्विंग वाले प्लेयर्स आते हैं क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल आते हैं। तो वो अपने सपोर्ट लेवल को क्लियर करके आते हैं ऐसे चार्ट पैटर्न्स पे। ओके, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब ये बात करिए कि फ्रेश इन्वेस्टिंग वाले पैटर्न्स बनते हैं क्या? फ्रेश इन्वेस्टिंग वाले लोग जो हैं वो आते हैं क्या? क्या स्मार्ट प्लेयर जो फ्रेश इन्वेस्टिंग करते हैं वो भी इस सिचुएशन में आते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लियर होते हैं। उनके सपोर्ट थोड़े बड़े होते हैं लेकिन वो भी क्लियर होते हैं। कम आते हैं लोग, क्योंकि वो ज्यादातर इंटरेस्टेड कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं। यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो वाले जो धीरे धीरे लेने वाले होते हैं, एक वो होते हैं जो बेस बिल्डिंग के बाद आते हैं, नीचे लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंट लेवल करके ऊपर की राइड करते हैं। तो हमारे पास वो ऑप्शन जो है वो किस टाइप के चार्ट पे है उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्लियर हुआ कि जिनके पास ऑलरेडी था वो क्या कर रहे होंगे, हमने उनकी सोच को पकड़ा। जो नए स्विंग स्मार्ट प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, हमने उनकी सोच को पकड़ा। जो नए इन्वेस्टिंग वाले हैं वो कम हैं लेकिन उनकी सोच को पकड़ना हमें जरूरी है ताकि हम ऐसे चार्ट पैटर्न्स को लर्न कर पाए और उनको सीख पाए। ओके, अब दो सपोर्ट होते हैं, ये छोटा सपोर्ट होता है, ये स्विंग वाले ध्यान रखते हैं, और बड़ा सपोर्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म वाले ध्यान रखते हैं। क्लियर हुआ? या लॉन्ग टर्म वालों के पास अपना कोई सेटअप होता है। तो इस टाइप के चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं उनको हमें अपनी लर्निंग के लिए काम लेना है। तो ये एक चार्ट लर्निंग का जो काम था वो आपका हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं एक बार यहाँ पर लोरस के ऊपर। ये एक अनदर लर्निंग थी आपके लिए। लोरस को जरा एक बार ध्यान से देखें। इस केस में यहाँ पे सपोर्ट जोन कौन सा है भाई? एक लाइन ये मैंने सपोर्ट जोन लगा रखी है, ये एक छोटा सपोर्ट जोन है। अगर हम इसी लाइन को हम बड़ा करना चाहें और बड़े सपोर्ट जोन को देखना चाहें देन वी शुड हेड टुवर्ड दिस पॉइंट। दिस इज अ बिग सपोर्ट। ओके, ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है। तो हमने दोनों सपोर्ट जोन लगाए जो हमारी लर्निंग का काम कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस जोन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है समझिए। इस चार्ट से हमें क्या सीखने को मिला? हमें यह सीखने को मिला कि कभी भी कोई भी लंबी तेजी के बाद में, ध्यान रखिएगा मैं अगेन रिमाइंड करा दूं, फ्रेश अगर कोई देखता है तो उसके लिए लेवल्स नीचे के बड़े क्लियर होने चाहिए। होप के अंदर नहीं बैठना है। होप सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में पैसा खोने का। अगर आप अननेसेसरी होप में बैठे हैं तो मार्केट में सबसे बड़ा पैसा खोएंगे। एक्सेप्टेंस, आपके लेवल्स क्लियर होने चाहिए, चाहे एसएल के चाहे टारगेट्स के हो। अगर आपके लेवल्स क्लियर हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सेप्टेंस इज द की और होप इज द की ऑफ फेलियर, ये ध्यान रखिएगा। हम इसको पीछे भी अगर हम देखना चाहें तो देखिए लॉन्ग टर्म में हमें एक चीज और सीख मिली कि कंपनियां सारी चलती है बट द लॉन्ग टर्म पेन इज वेरी डेंजरस। वो सबके बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। अगर ऐसा कोई पेन टाइम प्लस प्राइस वाइज किसी के बर्दाश्त हो देन दैट गाय और दैट पर्सन इज द रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, ये हमें आइडिया लगा। तो इस चार्ट से हमने बहुत सी चीजें सीखी है। बाकी ऐसी चार्ट लर्निंग अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा जो भी हमने वीडियो में डिस्कशन किया है वो किसी तरह से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। लोरस लैब के ऊपर हमने चर्चा करी है जिससे कि आपकी लर्निंग को बढ़ावा मिला होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल आपके सामने चल रही है। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अगर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां मिलती रहती है। स्पेशली अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करिए, मेरी डेली अपडेट में वहां पोस्ट करता रहता हूं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज अगर देखना चाहते हैं, दो टाइप की सर्विसेज है, उसके लिए वेबसाइट विजिट आप कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन सी लर्निंग का वीडियो आपको चाहिए, नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।